मैं डॉक्टर सुनील गर्गे हूँ। गुड आफ्टरनून। मैं एनेस्थेशिया की प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंदौर में पिछले 36 साल से। मैं एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन हूँ। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यूँ है कि मेरी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 93 में, जिसके कारण किडनी की न्यूसेंस वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए हमारे को कुछ दवाई लेनी पड़ती है, और उस दवाई के कारण हमारे को हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाता है और हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जो रहती है वो कम हो जाती है। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप भेजी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिलने के बावजूद पब्लिक के समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने पब्लिक हित हेतु ये वीडियो तैयार करने की कोशिश की है। 27 सितंबर तक के मेरी तबीयत बहुत अच्छी थी। पूरे कोरोना काल के अंदर इमरजेंसी सेवाएं इंदौर के अंदर मैं देता रहा था और मुझे कुछ भी तकलीफ़ होती नहीं थी। लोग मुझे कहते थे कि भाई तू इम्यूनो सप्रेसेंट पे है तो तेरे को थोड़ी सी प्रिकॉशन ज़्यादा लेनी चाहिए। मैंने बोला ओके, डोंट वरी, आई एम टेकिंग दैट। और इसके बावजूद मेरे को अगर कोरोना हो जाए तो मेरी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेना यार, फिक्र क्यों कर रहे हो। बिकॉज हम जो काम करते थे वो पूरी प्रोटेक्टिव किट लेके पेशेंट का स्क्रीनिंग करने के बाद उसका हम काम करते थे। पर वो कहते हैं ना कि कोरोना और मौत या दोनों भी कब किसको आए कोई भरोसा नहीं है। अब ये कोरोना मेरे में कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं। मैं 27 सितंबर की रात तक के पूरा अच्छा था। 27 सितंबर की रात को मेरे को हल्का सा ऐसा लगा कि पंखे की हवा सहन नहीं हो रही है। मैंने ऐसे ही उठ के अपना टेम्परेचर देखा, वो 99 था, उड़ आड़ के सो गया। फिर दूसरे दिन मैंने फीवर ऑब्जर्व करा, वो 99 के आसपास ही रहा। फिर सोमवार की सुबह मैंने मेरे फिजिशियन से बात करी, कोविड प्रोफाइल कराया और सीबीसी कराई। अभी तक के मैंने आरटी-पीसीआर या एक्सरे चेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करा था। ऑन द सेम टाइम अपने को हल्का बुखार आ रहा है, इसलिए मैंने शनिवार की रात को ही अपने को अपने फैमिली मेम्बर से अलग कर लिया था और अलग से सो गया था विदाउट देयर नॉलेज। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली मेरी रिपोर्ट जो है वो करीबन शाम के 8:30 पौने 9 बजे के करीब आई। उसमें मुझे ये ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, कुछ मार्कर्स जो रहते हैं CRP, IL-6 ये बढ़े हुए हैं, तो अपने को कोरोना है। अपन कल जाके अपना CT स्कैन और एक्सरे चेस्ट और CT PCR वगैरह सारी टेस्ट कर लेंगे। रात को 9:30 10 बजे अच्छे से सो गया। रात को 1:30 बजे के करीब अचानक सांस लगने के कारण नींद खुली। मैं उठा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को सांस लेते नहीं आ रही है। उठ के बैठ के देखा, बाहर जाके देखा, लेकिन सांस में कोई आराम नहीं पड़ रहा था। मैंने शाम को ही पल्स ऑक्सीमीटर मंगा के रखा था। ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा, वो 89 to 92 के बीच में था। दोस्तों, कोरोना इतना भयावह है कि इतने फास्ट वो डिटोरिएट करता है। रात के 1:30 बजे जो मेरे को सांस भरी थी, वो सांस मेरी बुधवार की यानी सोमवार की रात को जो भरी थी वो बुधवार की दोपहर के 11:30 बजे तक के चली है। लगातार सांस भरे जा रही है। मैंने मेरे डॉक्टर को फ़ोन करा, उसने मेरे को बेड अरेंज करवा दिया, क्योंकि उन दिनों बेड की भी बहुत शॉर्टेज थी और मुझे मालूम था। मैंने उसको कहा कि भैया जल्दी से जल्दी बेड अरेंज करवा दे, नहीं तो हॉस्पिटल में किसी कोने में रख देना यार, मैं ऑक्सीजन सूंघते रहूँगा तो ठीक रहूँगा। पर फॉर्चुनेटली आई गॉट बेड। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे ऑक्सीजन दी गई और वहाँ के रेसिडेंट ने मेरा इलाज चालू करा। प्राइमरी उनका जो इलाज रहता वो चालू कर दिया और ऑक्सीजन लगा दी। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन 89-92 से 96-97 आया, लेकिन सांस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
सुबह 5 साढ़े 5 बजे सांस ले लेके थक गए, शायद मैं सांस लेते लेते ही सो गया। 7 साढ़े 7 बजे वापस उठा, तब सांस से ही उठा था। ब्रेथलेसनेस इतना ज़्यादा था कि सुबह उठ के एक 10 कदम के ऊपर बाथरूम था, वहाँ जाना भी बहुत मुश्किल था। 5 स्टॉप के बाद एक कोच था, उसके ऊपर बैठ के फिर आगे जा पाया। इस प्रकार से ये पूरे मंगलवार के दिन रहा। मंगलवार के दिन दोपहर को 12:30 बजे मेरा चेस्ट फिजिशियन आया। उसने सब कुछ देखा, बोले डॉक्टर साहब फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आपके पैरामीटर्स इतने ख़राब नहीं है। ऑन द सेम टाइम मैंने उसको पूछा, भैया मेरा सीटी स्कैन हुआ है चेस्ट का, उसके अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट है? तो उसने बोला 60% इन्वॉल्वमेंट है। अरे कभी ज़िंदगी में साले 60% देखे नहीं मैंने किसी मार्कशीट के अंदर, लेकिन इस कोरोना ने जरूर तो मेरे को 60 नंबर दे दिए। ये मेरा दुर्भाग्य समझो या कुछ भी समझो, मंगलवार के दिन भर मुझे ब्रेथलेसनेस रही। इसके पहले शनिवार का जब मैं बुखार आया था, उसके पहले गुरुवार के दिन मेरे एक सहयोगी ने मेरे को एक क्लिप बताई थी डॉक्टर गोलवर करके, और उसने केवल यूँ कहा था, यार 1 मिलीग्राम पर ml अगर अपन मिथिलीन ब्लू बनाते हैं और मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन अपने जवान के नीचे रखते हैं तो अपन कोरोना को प्रिवेंट कर सकते हैं। और सेम वे अपन अगर 1 ml और मिथिलीन ब्लू और 2 ml डिस्टिल वाटर लेके अगर नेबुलाइज करते हैं तो कोरोना भी ठीक हो सकता है। ये उसने मुझे क्लिप दिखाई थी। उस समय मेरे दिमाग में आया कि अपन मिथिलीन ब्लू ट्राई करें। मैंने वहाँ के डॉक्टर को, बड़वा को, ब्रदर को, सबको बोला, यार मेरे को मिथिलीन ब्लू मंगा लो। बोले हाँ रेडीली अवेलेबल है, हम लेबोरेटरी से मंगा देंगे। कुछ इस प्रकार से अब वो कोरोना वार्ड रहता है। कोरोना वार्ड में आप अकेले रहते हो, आपका कोई अटेंडेंट नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है, इन लोगों के पीछे लगने वाला कोई नहीं रहता है। और कोरोना वार्ड के अंदर काम करने वाला स्टाफ भी बहुत कम रहता है। उस हिसाब से देखा जाए तो वो मिथिलीन ब्लू की बोतल शाम के 7 बजे तक के आई। फिर मैंने कहा भाई मेरे को नेबुलाइज़र भी तो चाहिए। नेबुलाइज़र आया रात के 8:30 बजे तक के। मीनवाइल जो नेबुलाइज करता था वो ब्रदर चला गया, उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। हम रात भर ऐसे ही बैठे बैठे सांस लेते हुए, ऑक्सीजन सूंघते हुए बैठे रहे। सुबह भी हालत वैसी, 5 कदम चलो, रुक जाओ, बैठ जाओ, फिर 5 कदम चलो और फिर वापस आके 5 कदम चलो और पलंग पे आके बैठो। 9 बजे ब्रदर आया, उसको मैंने कहा भैया यार तो सबसे पहले मेरे को नेबुलाइज कर। उसके पहले मैंने मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट से, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट से पूछा कि भैया मैं इस डोज के अंदर नेबुलाइज करवा रहा हूँ अपने आप को मिथिलीन ब्लू से, क्या ये टॉक्सिक तो नहीं है, हानिकारक तो नहीं है? मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ने ज़रूर कहा कि आप इस कोरोना बीमारी के अंदर किडनी बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो आप रोज़ के रोज़ अपना क्रिएटिनिन करवाते रहिए, बाकी कोई नेफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं है इसकी। कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि इसकी कोई हार्ट के ऊपर इसका कोई असर नहीं है। निश्चिंत होकर मैंने सुबह 9:30 बजे फर्स्ट नेबुलाइजेशन लिया। ईमानदारी से डीप सांस लेते रहा। अब वो सांस लेते रहा, यानी जैसी ले पा रहा था वैसी लेते रहा। पूरा नेबुलाइजेशन 15 से 20 मिनट तक के चलता रहा। उसकी पूरी दवाई ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर मैंने उसको रख दिया। आश्चर्य की बात है, मैं पिछले 36 घंटे से जिस चीज़ से लड़ रहा था, सांस से, वो मेरे को ऐसा महसूस होने लग गया 10:30 पौने 11 तक के कि यार मेरी सांस के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सांस में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके, मैंने बोला यार अच्छी बात है यार, दवाई का भी असर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस मीनवाइल 12 सवा 12 बजे डॉक्टर आए राउंड पे। डॉक्टर राउंड पे आए तो मैंने उनको बताया कि भैया यार मेरे को अभी 1 घंटा हुआ है, मेरे को आराम पड़ा है, अब ब्रेथलेसनेस बिल्कुल नहीं है। वो आ रहा था, इसलिए मैंने ऑक्सीजन हटा दी थी। थोड़ी देर रुका हुआ था, उसने 15-20 मिनट मेरे से बात भी करी और जाते जाते मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा। जब 40 से 45 मिनट हो चुके थे और मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन 97-98 के आसपास था। मेरे को आश्चर्य लगा कि विद ऑक्सीजन भी अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन इतना अच्छा नहीं था, विदाउट ऑक्सीजन भी अपना ऐसा ही है। फिर उसके बाद मैंने और घंटे 1.5 घंटे तक के वेट करा, ऑक्सीजन नहीं लगाया।
और फिर से सिस्टर को बुला के मैंने ऑक्सीजन सेचुरेशन देखा, इट वाज नॉर्मल है ना, 97, 98, और मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं थी। जो मैं 5 कदम सुबह नहीं चल पा रहा था, मैं अभी पूरे वार्ड के अंदर घूम रहा था। मीनवाइल मेरे कलीग सुधीर महाशब्द 12-15 दिनों से वहाँ पे अस्पताल में था, उसको देखने चला गया मैं। उसको देखा तो वो सो रहा था, ठीक है, घंटे आधे घंटे के बाद फिर से चला गया वहाँ पे, तो वो जागा। जब वो सो रहा था मैंने देखा इसका रेस्पिरेशन रेट 23 से 25 के बीच में है। मेरे हाथ में कोई घड़ी वगैरह तो थी नहीं, लेकिन एक अंदाज से, वी आर एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, तो उस अंदाज से मैंने उसको ये करा, देखा तो, और वो ऑक्सीजन के ऊपर था। वो उठने के बाद मैं गया, मैंने बोला अरे यार तेरी ऑक्सीजन अभी तक की नहीं निकली है, मैं तो 4 घंटे से बिना ऑक्सीजन के घूम रहा हूँ भैया, और घूम रहा हूँ इधर उधर। अरे बोले यार जैसे डॉक्टर की मर्जी। मैंने बोला ठीक है, मैंने उसकी जरा पीठ ठोकी, थोड़ी सी फिजियोथेरापी दी। पीठ देखो ऐसा है, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ, किसी की भी सांस रुके तो पीठ में मारो, और किसी का भी दिल रुके ना तो छाती में मार दो, उसका दिल भी चालू हो जाएगा और उसकी सांस भी चालू हो जाएगी, अगर वो आकस्मिक किसी वजह से बंद हुआ है तो। उसकी पीठ को थोड़ी सी फिजियोथेरापी दी, और उसके बाद ब्रदर को कहा इसको भी मिथिलिन ब्लू नेबुलाइजेशन दे। उसने उसको भी मिथिलिन ब्लू नेबुलाइजेशन दिया। रात के 9 बजे तक के दूसरा नेबुलाइजेशन दे दिया। एंड मैंने तो उसके बाद ऑक्सीजन भी लगाई नहीं, और अपना आराम करते रहा। मेरे को किसी भी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं थी, और उस दिन से मुझे कोई बुखार भी नहीं आया। दोपहर का खाना भी व्यवस्थित हुआ, खाना पीना भी बराबर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एवरीथिंग वाज फाइन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वापस मैंने नेबुलाइजेशन करके मैंने कहा चलो अपन अपने दोस्त को नेबुलाइज कर देते हैं, इसलिए उसके वार्ड में गया। तो मेरे आश्चर्य की बात थी कि आज वो पहली बार मेरे को बिना ऑक्सीजन के दिखा। उसको बिना ऑक्सीजन के देख के मेरे को अच्छा लगा। मैंने उसका पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देखा तो इट वाज मेंटेनिंग 97। मैंने बोला यार तू आज के दिन ऑक्सीजन रहने दे, और उसको नेबुलाइज करवाया। मैंने खुद को नेबुलाइज करा, और उसके बाद इस प्रकार से मैं तो बुधवार के दोपहर को ही ठीक हो गया। गुरुवार शाम तक के उसका भी ऑक्सीजन हट गया एंड ही वाज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रेस। उसको पहले एडमिट, उसको 2 बार एडमिट होना पड़ा। जब पहले एडमिट हुआ था, जब 10% लंग इन्वॉल्वमेंट था, रूटीन ट्रीटमेंट दे के उसके बाद उसको वापस भेज दिया था। वापस जब उसको कफ आने लग गया या सांस की तकलीफ होने लग गई थी तो वापस एडमिट करा था। तो उस समय उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन है क्या देखना ज़रूरी था, क्योंकि वो भी मेरे जैसा डायबिटिक, हाइपरटेंसिव सब कुछ था। अब इन सब परिस्थितियों में आप लोगों की दुआओं से, लोगों की दुआओं से, भगवान की दया से, या फिर ये मिथिलिन ब्लू के मिरेकल से, आई डोंट नो, ये मिथिलिन ब्लू का पायोनियर जो है अपने हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर दीपक गोलवलकर है। वो भावनगर में प्रैक्टिस करता है। वो अपने इंदौर के, इफ़ यू रिमेंबर, डॉक्टर नंदलाल बोरडिया उनका शिष्य था। उसके कारण उसका इंटरेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा था, और वो मेरे से 4 साल सीनियर था। दैट इज़ व्हाई आई वाज नोइंग हिम। 4 साल सीनियर था। वो भावनगर में चेस्ट फिजिशियन, एज ए चेस्ट फिजिशियन पिछले 40 साल से काम कर रहा है, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस को कम करने के लिए वो मिथिलिन ब्लू का उपयोग पिछले 40 साल से कर रहा है। जब से कोरोना हुआ है उसने कोरोना को हराने के लिए एक सामाजिक संगठनों को इकट्ठा किया। उसके बाद एक डॉक्टर काकड़िया करके वहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उनने उनको सहयोग दिया, और सामाजिक संगठनों के सहायता से उन लोगों ने भावनगर में घर घर में मिथिलिन ब्लू पहुँचाया। उनने पहुँचाया, और आश्चर्य की बात यह है कि आज 30 लाख के पॉपुलेशन जो भावनगर में है, वहाँ पे मात्र 10 से 11 केसेस रोज हर दिन निकल रहे हैं, जो कि 200-250 थे पहले अप्रैल मई के अंदर, वो अभी केवल 10 से 11। और मैं परसों ही उनका वेबिनार ज्वाइन करा था। उसके अंदर उनने अपना उद्देश्य बताया था कि हम भावनगर को
शून्य केसेस के ऊपर दिवाली तक के लेके आएंगे। ये जुनून उनके अंदर था। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों के, मेरे इस ऑडियो, पहला वाला जो ऑडियो है उसको वायरल होने के बाद लोगों के मुझे बहुत फ़ोन आते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होगा, क्या होगा, कहाँ मिलेगा। लोगों के फ़ोन अटेंड करते करते मैं थक गया। मेरे को किसी ने कहा कि अरे यार तू तो टेप करके रख दे यार। किसी ने कहा कि अरे तू तो बोल देना कि इससे बात कर लेना। मैंने बोला ऐसा होता नहीं है, लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, लोगों की क्यूरियोसिटी तो मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिथिलिन ब्लू एक डाई है, एक साल्ट है। शाकाहारी आराम से ले सकते हैं क्योंकि एक इस प्रकार का नमक है। अगर 1 ग्राम मिथिलिन ब्लू आप 1 लीटर पानी में घोलते हो, इस कलर का हो जाता है। दिस इज द कलर। आपको क्या करना है, केवल 1.5 सीसी ये मिथिलिन ब्लू सिरिंज के अंदर मैंने भरा है, 1.5 सीसी। इस मिथिलिन ब्लू को जबान के नीचे डालना है। अगर इस 1.5 ml को अपन किसी चम्मच के अंदर निकालते हैं तो इस चम्मच के अंदर वो इस प्रकार से, एक चाय के चम्मच के अंदर वो इस प्रकार से आपको दिखेगा। इस प्रकार से दिखेगा। इस चम्मच को ऐसा लेके, सॉरी मेरे हाथ कांपते हैं थोड़े क्योंकि मेरे वो दवाइयों के कारण, इस चम्मच को लेके इस प्रकार पूरे मुंह में घोल के पी जाने का है। आपकी जबान, मुंह इस प्रकार से नीला हो जाएगा। ये नीलापन आपको किसी प्रकार का सामाजिक दृष्टया कोई तकलीफ नहीं देगा क्योंकि जब भी आप बाहर पढ़ोगे अपना मास्क यूँ ऊपर उठा के ही जाओगे। ओके, ये बात जहाँ तक के है, ये मिथिलिन ब्लू 1 ग्राम पर ml है। आपको अगर मिथिलिन ब्लू नहीं मिलता है तो आप पाउडर लेके आना। किसी भी लेबोरेटरी में जाओगे, इट्स ए केमिकल, ये किसी भी लेबोरेटरी केमिकल्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जाओगे तो पाउडर फॉर्म में मिलेगा। मैंने मरीजों को द्वारा दिए गए रेफरेंसेस से, मैं आज तक के दवा बाज़ार नहीं गया हूँ, ना कोई दवाई की दुकान में गया हूँ, मेरे को कोई इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मेरे मरीज जो बोलते हैं कि हमने वहाँ से लाई, तो मुझे जहाँ तक के सबसे ज़्यादा समझ में आया कि कैश केमिस्ट के यहाँ ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। ये 20 ग्राम की एक डिब्बी आती है। उसके अंदर से मैं तो ये कहता हूँ कि 1-1 ग्राम 10-20 परिवार अगर बांट ले तो 1-1 लीटर हर एक के यहाँ दवाई बन जाएगी और 4 जनों के यूनिट के लिए 1 साल तक के वो दवाई पुर जाएगी। क्योंकि अभी बताया 1.5 सीसी इस प्रकार से केवल सुबह शाम आपको जबान के नीचे लेना है। ओके, मिथिलिन ब्लू का इफेक्ट कैसा होता है, क्या होता है, यह सब साइंटिफिक क्वेश्चंस है। अगर किसी को क्यूरीज होगी तो डॉक्टर गोलवलकर का जो बुधवार का वेबिनार है उसको वो ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। ऑन द सेम टाइम मिथिलिन ब्लू एक मेंस लैब करके लेबोरेटरी केमिकल बनाने वाले हैं, सप्लायर है। वो 5th फ्लोर पे दवा बाज़ार में 95-96 नंबर शॉप के अंदर है, मेंस लैब। ओके, उसके यहाँ पहले 0.3% मिल रहा था, लेकिन मेरे सर्कुलेशन जाने के बाद उसके यहाँ तांता लग गया और वो 0.3% की जगह अब आपको वो रेडीली अवेलेबल 0.1% यानी अपना वांछित दवाई वो आपको रेडीली अवेलेबल करके दे सकता है। ये मेरे को किसी की मार्केटिंग नहीं करनी है, न मैं किसी की मार्केटिंग कर रहा हूँ। मेरे को मरीजों के जो फ़ोन आते हैं या मेरे रिश्तेदारों के या मेरे दोस्तों के जिनने ये सर्कुलेशन पढ़ा है उनके फ़ोन आते हैं, उनके द्वारा बताए गए एड्रेसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अब जिस प्रकार से मैंने आपको किस प्रकार से मुंह के अंदर डालना है वो बताया,
उसी प्रकार से नेबुलाइजेशन कैसे करना यह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका प्रॉब्लम ऐसा है इस दवाई का कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिथिलिन ब्लू का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो पानी के अंदर घुल तो जाता है लेकिन वो वेपराइज नहीं होता है। तो अगर अपन उसकी भाप लेते हैं तो उसका अपने लंग को कुछ भी फायदा नहीं है। अगर अपने को इस दवाई को लंग के अंदर पहुंचाना है तो अपने को नेबुलाइजेशन करना जरूरी है। ये एक नेबुलाइजेशन यूनिट है, ऐसा एक मास्क रहता है। इस मास्क को ऐसा लगाना है और नेबुलाइजर ऑन करने के बाद इस प्रकार से अगर आप 10 से 15 मिनट तक के करते हो तो सारी दवाई आपकी जो है मिथिलिन ब्लू की ये ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको जो नेबुलाइज़र है उसके अंदर 1 ml अपना दवाई लगाना है और दवाई डालनी है और 2 ml अपना डिस्टिल वाटर डालना है और उसके बाद नेबुलाइजेशन लेना है। गहरी गहरी सांस लिए जाओ। मैं तो सुबह शाम इसको लेता हूँ और इसके साथ में ही लंग एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम वगैरह सब इसी के साथ करता हूँ। उसके कारण मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और नेबुलाइजेशन भी हो जाता है। दोस्तों, आज मैं कोरोना निगेटिव हूँ। कोरोना से लड़ो नहीं, डरो नहीं, कोरोना से लड़ो। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि 90% सांप के डसे हुए केवल दहशत के कारण मर जाते हैं। 9% जो रहते हैं उनको कुछ भी नहीं होता है और 1% को केवल पॉइजनस स्नेक काटता है, जिसके लिए उसका अस्पताल में हम लोग उपचार करते हैं। तो कोरोना से अगर तुम डरोगे तो लड़ नहीं पाओगे उससे डरो नहीं, उसको प्रिवेंट करो। आप मास्क लगाइए। आई डोंट वांट टू चैलेंज द ICMR और WHO के जो रेजिम्स हैं उनको मेरे को चैलेंज नहीं करना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि मास्क लगाने के साथ अगर अपन ये 1.5 ml जो डॉक्टर दीपक गोलवलकर ने एडवोकेट कर रहे हैं, अगर ये जवान के नीचे रख के सुबह काम पे निकल जाए और शाम को आने के बाद डाल दे, ये उन लोगों का एक्सपीरियंस है। आज की तारीख के अंदर डॉक्टर गोलवलकर ने ICMR WHO इनको सबको लिखा था, उनने उसको रिजेक्ट कर दिया है। हिंदुस्तान के अंदर कई डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स इस दवाई का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंदौर नहीं, केवल इंदौर नहीं, नागपुर, पूना, बम्बई, बेंगलोर और बड़ी बड़ी सिटीज़ है उसका उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टर गोलवलकर जिनने फर्स्ट इसका ये दिया था, वेबिनार दिया था और यूट्यूब के ऊपर आया था, उसके 2 करोड़ रीडर्स हो गए हैं। और इस प्रकार से लोग बाग इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण इसको हम लोग कर नहीं पा रहे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप इस दवाई का सेवन कीजिए। इसका टॉक्सिक डोज जो है आपको मैं जो बता रहा हूं उससे 200 गुना ज़्यादा है। इतनी दवाई से आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। परसों के वेबिनार में मैंने ये समझ लिया है कि इसकी लिवर के ऊपर कोई एक्शन नहीं होती है, ये किडनी द्वारा एक्सक्रीट होता है। हाँ, जिनका किडनी फंक्शन कम है या जो डायलिसिस पे है, उन लोगों को ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। बाकी कोई सा भी इंसान बिल्कुल एक साल से लेकर तो 100 साल तक की उम्र तक के इसका उपयोग सेम डोज के अंदर कर सकता है, कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि थेरापेटिक डोज इसका जो है वो 120 से 180 मिलीग्राम है पर डे। तो जो अपन यूज़ कर रहे हैं ये केवल 3 मिलीग्राम पर डे है और इसका उपयोग करने से अगर अपने को फ़ायदा होता है तो उसका उपयोग क्यों ना करा जाए। देखो, ये मिरेकल नहीं है, मैंने अपने आप के ऊपर करा हुआ अनुभव है।
ये मेरा अनुभव है। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं क्या प्रूव नहीं कर सकता हूँ कि ये दवाई इस प्रकार से यूज़ करना है। ये मुझे सब परसों के वेबिनार से और अपने आप में हुए इम्प्रूवमेंट से आप लोगों तक के पहुँचाने का उत्साह मिला। लोकल अथॉरिटी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, ICMR, सब लोगों से अपील करता हूँ कि इस सस्ती दवा, ये इतनी सस्ती दवा है कि 1 पैसा पर डे पर पर्सन इसका खर्चा इससे भी कम है। इसके ऊपर रिसर्च किया जाए। अगर वह रिसर्च होगा और उसके बाद जो उसके प्रोडक्टिविटी आएगी, तब कहीं जाके ये दवा हर कोई को मिलेगी और उसके बाद ये उपयोग में, रेगुलरली उपयोग में आएगी। पर चूँकि अभी तक के इसके ऊपर रिसर्च हुआ नहीं है और ये नहीं हुआ है, तो आई शुड से कि एक एडेड ड्रग जैसा लोगों ने उपयोग में करना चाहिए। जो डॉक्टर और ICMR और WHO के रेजिम्स है उसको पाल के ही इसका उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।